निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक तरफ यहाँ पर सस्ता दी हुई है और एक तरफ उनका स्थापना वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। अंत तक बने रहिएगा और कितने गलत हुए वो आपको गिनने हैं। सही तो जितने होंगे हो ही जाएंगे, गलत गिन लीजिएगा। बाकी 25 में से स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो सस्ता दोस्तों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 1963 में स्थापना हुई थी, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग, 1964, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी यहां पर सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून दोस्तों कब आया था? यह आया था 1988 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। बाकी प्रवर्तन निदेशालय दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ये भी आपको बिल्कुल मोहजवानी याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, देखिए ऑप्शन देखिए क्या जबरदस्त ऑप्शन है। ऐसा ही दोस्तों एग्जाम में भी होता है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए प्रश्नों को ही यहाँ पर मैंने लिया है। तो वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग सबसे पहले जान लेते हैं। वित्त आयोग दोस्तों जो है ना, इसके लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद आता है इसके लिए 280। कई बार दोस्तों यही पूछा गया है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है करके वित्त आयोग। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 280 में, यह आपको याद रखना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो वित्त आयोग है ना, इसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? हो जाएगा संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। बाकी कोई अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बी भी कर सकते हैं, कोई सी कोई डी, लेकिन सही उत्तर दोस्तों इसका ए है। वित्त आयोग का दोस्तों जो प्राथमिक कर्तव्य है ना, वो है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। और राष्ट्रपति दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में है। अगला दोस्तों प्रश्न है एक और जबरदस्त प्रश्न। अभी दोस्तों हमने हाल ही में देखा था, स्टेनो का पेपर 8 दिसंबर को हुआ था, 8 ही दिसंबर को हुआ था। हाँ, तो दोस्तों उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था भारत में। अब दोस्तों प्रश्न एक ही है, एक प्रश्न दोस्तों आयोग 50 तरीके से पूछ सकता है, 50 तरीके की परिभाषाएं बना सकता है आयोग। तो यहां पर देखिए, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? दोस्तों वहां पर ऑप्शन था 61वां संविधान संशोधन 1988 वहां पर था, एक में 1989 भी था, कई अभ्यर्थियों ने गलती भी की। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988। 1989 में दोस्तों ये लागू हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों जो वोट देने की उम्र है ना, वो 21 से घटाकर दोस्तों कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई दोस्तों। इसी तरह से प्रश्न बना था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक और जबरदस्त धांसू प्रश्न। सभी दोस्तों तगड़े तगड़े प्रश्न हैं, बिल्कुल एग्जाम वाली फील है यहाँ पर आपको आने वाली है। नीचे 2 कथन हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को आर कारण कहा गया है। दोस्तों पहले यहाँ पर कथन पढ़ लेते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। क्या दोस्तों ये सही है? सोचिए सोचिए। कारण देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। दोस्तों ये तो यहां पर ठीक है, जो आर तो कारण सही है। यहां पर देखिए दोस्तों कथन में गलती है। कथन में दोस्तों गलती यह है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद दोस्तों संयुक्त रूप से, या फिर हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब उत्तर देखिए, कथन ए और आर दोनों सही है? नहीं, दोनों तो सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ए सत्य है, ए असत्य है, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है ना, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी ये आर वाला तो ठीक ही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इस तरह के दोस्तों जो वाद है ना, ये बहुत आता है एग्जाम में, कोई ना कोई तो आता है, जैसे केशवानंद भारती या फिर कोई अन्य जो भी है ऑप्शन यहाँ पर। तो इनमें से दोस्तों जरूर से एक ना एक प्रश्न आता ही आता है, लगभग एग्जामों में बराबर पूछा जाता है।
निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या रिजु का विलोम दोस्तों वक्र, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों हमने जापान से ली है और न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की गई। दोस्तों ये जो वाद था ना, इसके लिए था मेनका गांधी बनाम भारत संघ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक और बिल्कुल दोस्तों धांसू प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, बिल्कुल है। आर है दोस्तों कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। दोस्तों यहां पर कथन ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, दोनों गलत, ए सही। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, देखिए इतने परीक्षाओं में भर भर के आया है, इसके अलावा भी आ रखा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल सही कथन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक पहले तक दोस्तों आता था कि हमने मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं 1 नंबर के लिए, या जो है नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया है। पहले तक दोस्तों ऐसे प्रश्न बनता था 1 नंबर के लिए, अब देखिए प्रश्न का स्तर दोस्तों बदल गया है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, बाकी चीजें वही हैं। एक तरफ प्रावधान दोस्तों हमने कहां कहां से लिए हैं और एक तरफ उनके स्रोत आपको बताने हैं। तो पहला है दोस्तों मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, बिल्कुल सत्य कथन है। मौलिक अधिकार यूएसए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी दोस्तों कहां से, आयरलैंड से हमने लिया है। आपातकालीन शक्तियां दोस्तों हमने जर्मनी के वीबर संविधान से ली हैं, ये भी ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों ये हमने कहां से लिए, कनाडा। दोस्तों ये हमने कहां से लिए, ये लिए कनाडा से, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, लूसेंट अगर आपने पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इससे पहले भी अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं तो वहां भी भर भर के पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स था। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1784 में, 15 जनवरी 1784 को दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अब बंगाल कहां दोस्तों, कोलकाता में, तो कोलकाता में की गई थी। और इस समय बंगाल का दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक ही साथ दोस्तों आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, भले ही दोस्तों यहां पर आपको ना आए लेकिन एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। यहां पर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा होगा। तो एक साथ दोस्तों देखिए 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। लॉर्ड रिपन कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, बिल्कुल सत्य कथन है। लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, नहीं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों ये आया था ना, ये आया था कब? 1904 में। और 1904 में दोस्तों कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, उस समय लॉर्ड कर्जन था। तो यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहां पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट बिल्कुल सत्य कथन है। लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोर, ये भी यहां पर ठीक है। दोस्तों अच्छे लेवल का प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लॉर्ड रिपन कारखाना अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन हम करेंगे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, इसके अलावा लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोर, ये भी ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए एक और धांसू प्रश्न है, भर भर के दोस्तों एक से बढ़कर एक प्रश्न को यहां पर लिया है। ये भी दोस्तों प्रश्न की परिभाषा यहां पर नहीं पढ़नी, इनको कह रहा है कि दोस्तों व्यवस्थित करना है काल कर्मानुसार, सबसे पहली कौन सी घटना हुई उसके बाद आपको इनको लगाना है। भले ही दोस्तों कई अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि ये मुश्किल प्रश्न है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। बाकी दोस्तों आप अच्छे से दोस्तों इनको लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहां पर हो रही है। बाकी कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से इनमें से जानते ही होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे। गांधी इरविन समझौता दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब? 1930 में। और पूर्ण स्वराज की घोषणा दोस्तों की गई थी 1929 में। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा तीसरे नंबर का। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है दोस्तों 3, इतना आसान है दोस्तों, कोई ना कोई आपको निश्चित रूप से पता होगा। 3, 4, 1, 2, हमें दोस्तों ऑप्शन याद नहीं रखना है, हम ऑप्शन भूल जाएंगे, हम इसको याद रखेंगे। ऑप्शन दोस्तों एग्जाम में वहीं पर गोला भरेंगे। गांधी इरविन समझौता जल्दी से बताइए 1931 में, 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट कब? 1932 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब? 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1937 के चुनावों में
कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। 6 प्रांतों में बना था, याद रखिएगा मोहजबानी। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 6 आप याद रखेंगे। देखिए भर भर के परीक्षाओं में पूछा गया। एक और प्रश्न दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न और धांसू प्रश्न। काकोरी केस दोस्तों, ये काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन अब हो गया है। तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इसकी दोस्तों जो अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स आउट्रम ने दोस्तों ये कहा था। हिंदू मुस्लिम 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल है दोस्तों। 10 मई 1857 को मेरठ से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर इस तरह से इनके मकबरा दोस्तों दिए गए हैं। एक तरफ सम्राट है और एक तरफ उनके मकबरा दिए हुए हैं। इस तरह का प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा चुका है, आयोग पूछ चुका है। अगर दोस्तों आपको एक भी इनमें से आता है तो आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई जरूर से आता होगा। तो फेवरेट दोस्तों यहां पर अकबर को ले लेते हैं। तो अकबर का मकबरा दोस्तों सबको याद ही रहता है, तो अकबर का है दोस्तों सिकंदरा। तो बी का हम देखेंगे 4 कितने ऑप्शन में है? ये देखिए कितने ऑप्शन दोस्तों, बी का 4 केवल एक ऑप्शन में है। तो ये हमारा बिल्कुल दोस्तों लप्पू सा प्रश्न यहां पर फिर बन जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए बिल्कुल आसान हो गया। हमने अकबर का मकबरा सिकंदरा में है तो बी का 4 लगाया। ऑप्शन नंबर सी हम गोला करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1 नंबर सबको मिल जाएगा जो ऐसा करेगा। तो बाबर का मकबरा भी दोस्तों अब देख लेते हैं। तो बाबर को कहां दफनाया गया? बाबर की इच्छा थी कि काबुल में दफनाया जाए। अकबर दोस्तों कहां? सिकंदरा। जहांगीर का दोस्तों मकबरा कहां? लाहौर में। और शाहजहां का दोस्तों कहां पर? आगरा में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, बिल्कुल दोस्तों लूसेंट में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मखमली पुत्र गोसाल दोस्तों, मखमली गोसाल है ये आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। 1 नंबर दोस्तों सबको यहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर अब भूगोल से प्रश्न शुरू हो गए हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिष्ट दोआब? बिष्ट, तो बिष्ट दोस्तों देखिए ये वाला 100 है ना, वैसे तो ये वाला 100 आता है, लेकिन हम दोस्तों ये तो लिख दिया मैंने बिष्ट, लेकिन अब दोस्तों बिष्ट है ना, देखिए बिष्ट है तो ये वाला 100 यहां पर है, तो 20 बी से दोस्तों बौ से ब्यास और 100 से सतलज। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्यास और सतलज के बीच है बिष्ट दोआब, ये आपको याद रखना है। अब आएगा बारी दोआब, बारी, अब बारी दोआब भी है। बौ से दोस्तों क्या याद रखेंगे? ब्यास। री से रावी, इस तरह से याद रखेगा। बिष्ट यानी कि 20 इस तरह से लिख दीजिएगा, ब्यास और सतलज। एक है रचना दोआब, रचना। अब रचना है देखिए, रचना रौ से दोस्तों क्या? रावी। चौ से दोस्तों क्या हो जाएगा? चिनाब, रचना। चौ से चिनाब, रौ से रावी, इस तरह से आपको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेगा, प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो बिष्ट दोआब दोस्तों हो जाएगा ब्यास एवं सतलज। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तरफ झील दी हुई है और एक तरफ राज्य दिए हुए। रूपकुंड दोस्तों कहां पर? हमारे चमोली जनपद में। सी का जाएगा 4, तो सी का 4 एक ही ऑप्शन में, लो मिल गया 1 नंबर। सी का 4 एक ही ऑप्शन में है। अष्टमुदी कहां पर दोस्तों? केरल में। पुलिकड़ दोस्तों कहां पर? तमिलनाडु में। रूपकुंड हरियाणा में। सॉरी, रूपकुंड तो अपने यहाँ इसी से उत्तर निकाला था तो जल्दीबाजी कर दी मैंने। तो दोस्तों ये जगह रूपकुंड उत्तराखंड यानी कि चमोली में है और सूरजकुंड हरियाणा में है। अष्टमुदी जाएगा यहाँ पर केरल में और पुलिकड़ जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 1 नंबर सबको मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा धारवाड़ क्रम से संबंधित है। बहुत ज्यादा बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, इसको सुमेलित करना है आपको, सही क्रम इनका आपको बताना है। सोना, तांबा, लोहा, कोयला का सही क्रम। अब तांबा के लिए दोस्तों हम सब ने पढ़ा है कि तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। और सोना के लिए दोस्तों कहां? सोना हो जाएगा कोलार में। तांबा हो जाएगा कोलार हट्टी की खाने। तांबा खेतड़ी राजस्थान में। और लोहा दोस्तों हो जाएगा कुंद्रेमुख।
और कोयला हो जाएगा झरिया झारखंड। तो ये दोस्तों बनेगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। सोना कोलार और तांबा हो जाएगा दोस्तों खेतड़ी, लोहा हो जाएगा कुंद्रेमुख, कोयला हो जाएगा झरिया। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए घास के मैदान दिए हुए हैं, इनको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। दोस्तों वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा एक जाते जाते। तो सही सुमेलित है, 4 गलत है दोस्तों, सॉरी 3 गलत है, 1 सही है। कौन सा सही है ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रेरी दोस्तों कहाँ पर है, ये कनाडा और यूएसए में। तो यही हमारा सही है। पंपास दोस्तों अर्जेंट पंप की आवश्यकता है ना, तो अर्जेंटीना में है। तो ये है अर्जेंटीना में है पंपास। स्टेपीज दोस्तों हो जाएगा कहाँ पर, ये है यूक्रेन में। और डाउन्स दोस्तों हो जाएगा कहाँ पर, डाउन्स दोस्तों घास के मैदान कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही सुमेलित, तो प्रेरीज हो जाएगा कहाँ पर, कनाडा यूएसए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कंप्यूटर से प्रश्न आ गया है। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों यानी कि डाटा का आदान प्रदान करने के वास्ते कौन सा आवश्यक है। तो डाटा का दोस्तों आदान प्रदान करने के लिए तो हम मॉडेम का ही प्रयोग करते हैं, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर यानी कि मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टीटास्किंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल आसान है, यहाँ पर क्रांति से संबंधित प्रश्न आ गया है, तो इसे भी सुमेलित कर लेते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए दोस्तों श्वेत क्रांति है, तो बी का जाएगा 3। देखिए एक ही ऑप्शन में है, सॉरी मैंने तो गलत टिक कर दिया। बी का जाएगा 3 दोस्तों, एक ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आसान है, बी का जाएगा 3। तो ये देखिए इतने से दोस्तों नंबर आ गया है, 1 नंबर सीधे सीधे मिल गया है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। हालांकि दोस्तों देखने से बहुत बड़े प्रश्न लग रहे होंगे, मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन है बिल्कुल आसान। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। तो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, यही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न लूसेंट अगर आपने पढ़ी है तो निश्चित रूप से आपके लिए आसान प्रश्न है। बाकी दोस्तों ये प्रश्न सिंगल तरीके से भी बन सकता है इनमें से, बाकी यहाँ पर आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो सके इसलिए यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। एस चक्रवर्ती समिति दोस्तों ये मौद्रिक सुधार से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर सत्य कथन। एस चक्रवर्ती समिति जो है मौद्रिक सुधार। आबिद हुसैन समिति दोस्तों ये संबंधित है किससे, लघु उद्योग से, लघु उद्योग से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। आर चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, और एस तेंदुलकर समिति ये गरीबी अनुमान से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है, बिल्कुल आपको याद रखना है लघु उद्योग। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये दोस्तों पुस्तक लिखी गई थी कब, 1934 में। सर एम यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा दोस्तों लिखी गई थी ये पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और आधुनिक भारत का इंजीनियर इनको कहा जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।